हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 12। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से यूरोप में हंगर और हार्डशिप की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। इसके बाद हमने एक पॉपुलर रिवॉल्ट के बारे में देखा था, रिवॉल्ट ऑफ सिलेशिया। जब हंगर और हार्डशिप में बताया था तो उसके लास्ट में मैंने बताया था कि इन फरवरी 1848 में फ्रांस का जो मोनार्च था मींस लुइस फिलिप, उसको ओवरथ्रो किया गया था और फिर वहां की जो पब्लिक थी उसने डिमांड की थी, उसका जो मोटो अब हुआ था वो था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब कि उनका जो टेरिटरी है वो यूनिफाइड हो जाए, एक टेरिटरी बन जाए, अलग अलग प्रोविंसेस में ना हो और साथ ही साथ वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड हो, कॉन्स्टिट्यूशन इरप्ट किया जाए जिसके अंडर में रह के वहां पे रूलर काम करे। यहां तक हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। इस लेक्चर में हमें इसी के आगे देखना है। इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। देखो, लिबरल्स कौन होते हैं पीछे भी पढ़ चुके हैं। लिबरल्स वर बेसिकली द एजुकेटेड मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, थोड़े प्रॉस्पेरस थे, उनकी लिबरल थिंकिंग थी, ठीक है, उनकी बात करेंगे यहाँ पे। उन्होंने रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया। यहाँ पे बेसिकली प्रूशिया की बात करेंगे। प्रूशिया क्या था? प्रूशिया एक प्रोविंस था, एक टेरिटरी था जो बाद में आगे चल के जर्मनी के नाम से जाना गया। प्रेजेंट में जो जर्मनी है वो पहले प्रूशिया था। प्रूशिया अलग अलग प्रोविंसेस में था, वहां पे अलग अलग किंगडम्स थे। उसको यूनिफाइड कैसे किया गया और इसके यूनिफिकेशन में जो पहला पार्ट था, पहला वेव था, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। देखते हैं क्या हुआ। इन 1848 फ्रेंच मोनार्च वाज ओवरथ्रोन। फ्रांस से मोनार्ची खत्म की गई एंड दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। यहां तक तो स्टोरी क्लियर होगी। इसके आगे क्या था? तो इसके आगे था इन जर्मनी। जर्मनी की बात कर रहे हैं। जर्मनी मतलब उस टाइम का प्रूशिया। प्रूशिया में क्या हुआ था? तो एजुकेटेड मिडिल क्लास केम टुगेदर। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, जो प्रॉस्पेरस सेक्शन था, एजुकेटेड क्लास के लोग थे, लिबरल लोग थे, ठीक है, वो लोग एक साथ मिले और उन लोगों ने क्या किया? तो डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली क्या है? पहले जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी वो अलग अलग प्रोविंस का, अलग अलग टेरिटरीज का अपना था, लेकिन अब ये लोग मान चुके थे कि इनकी जो प्रूसिया की डिफरेंट प्रोविंसेस है, डिफरेंट टेरिटरीज हैं, वो यूनिफाइड होने वाली है। तो इन लोगों ने आगे के टाइम को सोच के कि जब ये यूनिफाई हो जाएगा तो एक जर्मनी नाम से जाना जाएगा, इसलिए इन लोगों ने उस पूरे टेरिटरी के लिए, यूनिफाइड प्रोविंस के लिए कुछ नेशनल असेंबली बनाने की सोची और उसी को यहाँ पे कहा गया है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। क्या हुआ था? एजुकेटेड मिडिल क्लास जो कि प्रूशिया के लोग थे वो एक साथ आए और उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो नेशनल असेंबली बनेगी वो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली होगी। इसके लिए उन लोगों ने वोट किया। इसके बाद ऑन 18 मई 1848 को क्या हुआ? एजुकेटेड मिडिल क्लास मार्च फ्रॉम देयर होम्स, घरों से निकले, रिज एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे पहुंचे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हालांकि ये फेल हो गया था लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? पार्लियामेंट नाम याद आ रहा होगा, कोई बड़ी सी बिल्डिंग होगी पार्लियामेंट, और ऐसा कुछ नहीं था। पार्लियामेंट उसको इसलिए नाम दिया गया कि वहां पे कुछ लोग गए थे जो लोग बैठ के डिस्कशन किए थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ड्राफ्ट किए थे। तो क्या था? जब मैंने कहा कि पार्लियामेंट नहीं था तो वो था क्या? देखो, सेंट पॉल नाम का एक चर्च था फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, प्रूशिया में। सेंट पॉल चर्च में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग मींस स्ट्रेटा के लोग, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें से उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे। वहां पे मीटिंग हुई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। उसमें लोग मिले थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ड्राफ्ट हुआ था, इसलिए उसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है। ऐसा कोई पार्लियामेंट टाइप की बिल्डिंग वगैरह नहीं थी वहां पे। हुआ क्या? ऑन 18 में 1848 831 representatives, how many? 831 representatives marched from their home raised to Frankfurt Parliament convent at, कहां पे हुआ था? तो कॉन्वेंट एट सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च में ये हुआ था। एंड देन आफ्टर दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जर्मन नेशन, उस टाइम पे जर्मनी तो था ही नहीं, फिर ये जर्मन नेशन के लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे? तो वो लोग ये मान चुके थे कि अब जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा और होने के बाद जो आगे बनने वाला था जर्मनी, जो प्रूशिया जर्मनी में कन्वर्ट होने वाला था,
उस जर्मन नेशन के लिए ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद क्या किए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद इन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रूशिया का जो मोनार्च था, प्रूशिया का जो किंग था, उसको सौंपे, उसके सामने प्रेजेंट किए। बट प्रूशियन किंग जो था, प्रूशियन मोनार्च जो था, कौन था उस समय, फ्रेडरिक बोला जाता है इसको, शॉर्ट में फ्रेडरिक भी लोग बोल देते हैं सिंपली, लेकिन स्पेलिंग याद करने के लिए फ्राइड या FRIED जो फ्राइड वाला होता है ना, बुना हुआ, फ्राइडरिच याद कर लो, फ्राइडरिच विलेम, विलेम है, विलियम नहीं है, विलेम, WILHELM, विलेम, फ्राइडरिच विलेम फोर। कौन था प्रूशियन मोनार्च, फ्राइडरिच विलेम फोर। उसने इनके इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों रिजेक्ट किया होगा, इसका एक छोटा सा रीजन सुन लो। रीजन ये कह सकते हो कि वो क्या था, एक मोनार्च था, उसके पास अभी तक अकेले पावर थी, जो भी पावर्स वगैरह हुआ करती थी वो उसके अकेले के हाथ में हुआ करती थी। पर अब क्या था, अब उसको अपनी पावर को लिमिट करना पड़ेगा, अपनी पावर को अलग अलग डिफरेंट बॉडीज में डिवाइड करना पड़ेगा, और ये कोई भी नहीं चाहेगा। किसी के भी पावर को अगर आप लिमिट करोगे, कम करोगे, तो वो ऑफकोर्स उसको अपोज करना चाहेगा। इसी वजह से जो वहां पे मोनार्च था, मीन्स फ्राइडरिच विलियम फोर, उसने इनके इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। मीन्स किंग का उनको सपोर्ट नहीं मिला, और साथ ही साथ उनको सोसाइटी का भी सपोर्ट नहीं मिला। सोसाइटी का सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनके इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो भी डिस्कशन थी, उसमें वर्कर्स और वुमेन को कोई राइट नहीं दिया गया। वर्कर्स मतलब सीधा कह सकते हो जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे। कौन लोग थे इसमें, बेसिकली वोटिंग कौन कर रहे थे, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास, मतलब जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, इन लोगों को कोई राइट नहीं दिया गया, और साथ ही साथ जो वुमेन थी उनको भी कोई राइट नहीं दिया गया था। हालांकि वुमेन को यहाँ पे बुलाया गया था, वहां पे एंट्री दी गई थी, पर सिर्फ और सिर्फ एज अ स्पेक्टेटर, एज अ विजिटर ही उन्हें वहां पे अलाउ किया गया था जाने के लिए। तो वर्कर्स को राइट नहीं मिला, वुमेन को राइट नहीं मिला, इसलिए सोसाइटी में भी इनका सपोर्ट नहीं हुआ। किंग ने सपोर्ट नहीं किया, किंग ने रिजेक्ट कर दिया, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिला, और इसकी वजह से ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था ये फेल हो गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन लाना चाहता था, इस चीज में सक्सेस नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो यहां तक तो बात हो गई कि कैसे फेल हो गया, लेकिन फेल होने के बाद भी इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, वहां पे जो अदर मोनार्च थे, जो ऑटोक्रेट्स थे, उन लोगों को ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। कैसे इन्फ्लुएंस किया, देखा है आपने कि 1789 जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, तब से लेके 1848 का टाइम आ गया, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेवोल्यूशन चल ही रहा है। तो जो बाकी के ऑटोक्रेट्स थे, मोनार्च थे, उन लोगों को अब डर लगने लगा था, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि अपने से अगर पावर लिमिट कर दिया जाए तो बेटर है, क्योंकि ये लोग देख चुके थे कि लुइस 16 जो कि अपने से पावर लिमिट नहीं किया, उसको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया, पूरा उसका शासन ही खत्म कर दिया गया। तो कुछ मोनार्च को ऐसा लगता था कि बेटर ये है कि अपने से, खुद से अपने पावर को लिमिट कर लिया जाए, ताकि इज्जत भी बची रहे और अपना राज भी बचा रहे, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म ना हो। इसलिए कुछ लोगों ने सोसाइटी में कुछ चेंजेस भी लाए, जिसके अंडर में सर्फडम और जो बॉन्डेड लेबर होता था। सर्फडम बॉन्डेड लेबर क्या है, सिंपली कह सकते हो जो बंधुआ मजदूर, मीन्स जो अपने अंडर में रह के लोगों से लेबर वर्क करवाया जाता था, काम करवाया जाता था, उस चीज को लोगों ने एबोलिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, एक बार फिर से शॉर्ट में देखो। 1848 में फ्रांस से मोनार्ची खत्म हुई और लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन की बात की। बाद में प्रूशिया में कुछ 831 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिले और इन लोगों ने जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की, जिसको इन लोगों ने वहां के प्रूशियन मोनार्च फ्रेडरिक विलियम फोर के सामने प्रेजेंट की, जिसने इसे रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ इनको सोसाइटी का भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वहां पे वुमेन और वर्कर्स को कोई राइट नहीं दिया गया था, बेसिकली वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। जिसके बाद ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया, लेकिन इसने अदर मोनार्च को इन्फ्लुएंस किया, जिससे सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए थे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे जर्मनी का यूनिफिकेशन फेल हो गया, लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि प्रेजेंट में, आखिर प्रेजेंट में तो जर्मनी यूनिफाइड है, तो इस टाइम पे जिस तरीके का जर्मनी देख रहे हैं वो जस्ट इसके बाद की कहानी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे कि जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ था, और आगे हम इटली का यूनिफिकेशन और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।